Hello, good morning, friends. Welcome all of you once again. Myself, Jatin Dave from the Asapura School, and we are going to continue carbon and its compound. Today, we are going to discuss article number 4.2.5 nomenclature of the carbon compounds. तो कार्बन कंपाउंड्स है, इसे किस तरह से नाम दिया जाता है, मतलब कि उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ और रूल्स के साथ. The name of the compound in the homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by the prefix phrase before or suffix phrase after indicating the nature of the functional group. सबसे पहली बात ये कि नेम ऑफ कंपाउंड होमोलॉजस सीरीज में हम जब बनाते हैं तो हम बेस्ड लेते हैं बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन. जो बेसिक कार्बन चेन है उसे बेस गिनते हुए इसका नाम बनाने की शुरुआत होती है. यहाँ पर कार्बन चेन है, इसे मॉडिफाई किया जाता है प्रेफिक्स जो कि फ्रेज बिफोर लगता है और सफिक्स जो कि फ्रेज आफ्टर लगता है. मतलब कि नाम के पीछे जो लगता है इसे सफिक्स कहा जाता है और नाम के आगे जो लगता है इसे प्रेफिक्स कहा जाता है. इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और ये किस तरह से लगेगा ये इसके साथ ज्वाइन हुए फंक्शन ग्रुप पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, द नेम्स ऑफ द अल्कोहल टेकन इन द एक्टिविटी 4.2 आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. सो नेमिंग द कार्बन कंपाउंड्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स. तो जिस तरह से कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग किया जाता है इसमें अब जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं उस फॉलोइंग स्टेप्स को लेकर ये क्लियर होता है. सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड. सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कितने कार्बन हैं ये हम काउंट करेंगे. अ कार्बन कंपाउंड हैविंग द 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन. अगर जो इसके अंदर 3 कार्बन हैं तो हम इसे प्रोपेन कहेंगे. दूसरा, इन केस द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जो प्रेजेंट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसे काउंट करने के बाद दूसरा हमें देखना है फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है ये. तो दूसरा हमें देखना है फंक्शन ग्रुप को. इट इज इंडिकेट इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विथ आइदर अ प्रेफिक्स और सफिक्स. तो जो फंक्शन ग्रुप इसके साथ लगा है इसके आधार पर हम इंडिकेट करेंगे कंपाउंड्स को और इससे रिलेटेड जो बात होगी वो हम प्रेफिक्स या सफिक्स के आधार पर इसके साथ इसे ज्वाइन करेंगे. इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शन ग्रुप टू बी गिवन एज द सफिक्स, जो फंक्शन ग्रुप का नाम है वो सफिक्स के साथ लगाना है. सो द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय द डिलीटिंग द फाइनल ई. तो सफिक्स का यूज़ करते हुए जो कार्बन चेन में मॉडिफाई हुआ है, कार्बन कंपाउंड के अंदर जो कार्बन चेन मॉडिफाई हुई है इसमें आखिरी जो ई आएगा उसे हम डिलीट कर देंगे एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स, और इसके बाद एप्रोप्रिएट सफिक्स को ज्वाइन किया जाएगा. जैसे कि 3 कार्बन चेन विद द कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर. अगर जो 3 कार्बन चेन वाले किसी कंपाउंड के साथ कीटोन ग्रुप को हम ज्वाइन करते हैं तो उसका नाम इस तरह से बनेगा. प्रोपेन में से फाइनल ई है इसे डिलीट किया जाएगा और प्रोपेन के साथ ओ एन ई ऑन नॉन ज्वाइंट होगा और इस तरह से इसका नेम बनेगा प्रोपेनॉन. इफ़ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, अगर जो कार्बन चेन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स फॉर्म करती है देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूट बाय इन और आइन. तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर जो एन प्रत्यय लगा हुआ है, पिछले फाइनल ए एन ई 3 लेटर्स हैं, उस 3 लेटर्स को डिलीट करने के बाद कार्बन चेन है इसे सब्सटीट्यूट किया जाएगा. अगर जो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो इन के द्वारा, और अगर जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो वाई एन ई आइन के द्वारा. नीचे टेबल नंबर 4.4 में ऐसे एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं थोड़ी देर में. तो 3 कार्बन चेन विद द डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड द प्रोपेन एंड इफ हैज द 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देन इट टू बी कॉल्ड द प्रोपाइन. तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर टेबल 4.4 के अंदर. लुक हियर. सबसे पहले फंक्शन ग्रुप है हेलोजन.
यहाँ पर प्रेफिक्स लगेगा, मतलब कि नेम के आगे ये आपको प्रेफिक्स लगाना होगा। अगर जो क्लोरीन साथ में है तो हम क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगाएंगे, आयोडीन है तो आयोडो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो लगाएंगे प्रेफिक्स के तौर पर। एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे पास CH3 CH2 CH2Cl। तो ये हुआ 3 कार्बन यहाँ पर लिंक है एक दूसरे के साथ चेन में, तो ये बनेगा क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से नीचे एक और दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर भी 3 कार्बन लिंक में है, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2Br। तो ये हुआ ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। फिर दूसरे नंबर पर है अल्कोहल। अल्कोहल में सफिक्स लगता है OL, ओल। तो CH3 CH2 CH2OH ये होगा प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में सफिक्स लगेगा आल, तो ये बनेगा CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल। कीटोन में भी सफिक्स लगेगा नॉन, तो यहाँ पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हुआ प्रोपेनॉन। अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, और फॉर्मूला इस तरह से बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये हुआ प्रोपेनोइक एसिड। अगर जो डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है तो ये अल्किन बनेगा और सफिक्स लगेगा ENE, इन। तो प्रोपेन में से ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये होगा प्रोपिन। और इसी तरह से अगर जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो ये अल्काइंस बन जाएगा, जिसमें YNE, आइन सफिक्स लगेगा, और फॉर्मूला होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये होगा प्रोपाइन। ओके, अब टाइम है आपको एक होमवर्क देना है यहाँ पर। तो होमवर्क के क्वेश्चंस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। तो ये आपका इस वीडियो के माध्यम से आज का होमवर्क रहेगा। ओके, नाउ लेट्स गोइंग टू कंटिन्यू न्यू टॉपिक 4.3, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। सो in this section we will be studying about some of the chemical properties of the carbon compounds, since most of the fuels we use are either carbon or its compound. यहाँ पर इस सेक्शन में हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की। एक बात आपको बता दें कि जनरली हम जो एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ये या तो कार्बन फॉर्म्स हैं या फिर इट्स कंपाउंड्स या फिर इसके कंपाउंड्स हैं। सो वी शैल फर्स्ट स्टडी द कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं ये है कंबशन। कार्बन इन ऑल इट्स ऑल्ट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन या कार्बन के जो भी ऑल्ट्रोप्स हैं लाइक द डायमंड और ग्रेफाइट और फुलरिन, ये सभी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न्स होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, और साथ में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ज़्यादातर कार्बनिक कंपाउंड्स जो भी हैं ये कार्बनिक कंपाउंड्स को जब जलाया जाता है तब भारी मात्रा में ये ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एंड दिस आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस फर्स्ट लेसन के अंदर स्टडी किया था। कुछ ऐसे ही यहाँ पर केमिकल प्रोसेस दिखाई गई हैं, जैसे कि कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। या फिर मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे जलाया जाता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। या फिर अल्कोहल CH3 CH2OH, मतलब कि इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शंस होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्रोड्यूस करता है और साथ में हीट एंड लाइट भी मिलती हैं। बैलेंस द लेटर टू रिएक्शन लाइक यू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। तो दूसरा और तीसरा जो हमने आपके सामने रखा था ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तो फर्स्ट लेसन को रिमेंबर करते हुए आपको इसे बैलेंस करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर दो छोटी सी एक्टिविटी हैं। सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 4.3, यहाँ पर एक सावधानी आपको बरतनी है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट।
ये एक्टिविटी आपको टीचर्स की प्रेजेंस में और इसके मार्गदर्शन के आधार पर उसके इंस्ट्रक्शन के साथ करनी है। क्या करना है, टेक सम कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि नेप्थेलिन है या फिर कैम्फर है या फिर अल्कोहल है, ऐसा कोई कार्बन कंपाउंड्स आपको लेना है वन बाय वन ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम। स्पैचुला के अंदर लेकर इसे आपको बर्न करना है एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम। साथ में आपको किस तरीके की ज्योत मतलब कि फ्लेम प्रोड्यूस होती है ये देखना है, नॉट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस। और फ्लेम के साथ साथ ये स्मोक प्रोड्यूस करता है या नहीं, इसको आपको नोट डाउन करना है साथ में। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम and is there a depositions on the plate in case of the any of the compounds। इसके बाद आपको प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम। ये सारी फ्लेम जो है इसके ऊपर एक मेटल प्लेट लगाना है एंड देर इज़ अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन सच अ केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड्स। ये पॉसिबल है, ये देखना है। अच्छा ठीक, इसी तरह एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.4, जिसमें आपको लाइट बंसन बर्नर गैस बर्नर है उसे आपको शुरू करना है एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस ऑफ टू गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लेम एंड प्रेजेंस ऑफ द स्मोक। और इसके बाद इसे एडजस्ट करते हुए एयर होल को आपको जो इसके बेस पर लगा हुआ है इसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स या फिर प्रेजेंस ऑफ द स्मोक इसे अरेंज करना है। व्हेन डू यू गेट द येलो शूटी फ्लेम, कब आपको येलो कलर की फ्लेम मिलती है एंड व्हेन डू यू गेट द ब्लू फ्लेम, और ब्लू फ्लेम आपको किस तरह मिलती है ये यहाँ पर आपको देखना है। Saturated hydrocarbons will generally give the clean flame, while unsaturated hydrocarbon will give a yellow flame with a lots of black smoke। तो आपको देखने मिलेगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये जनरली ग्रेजुअली क्लीन फ्लेम देते हैं, और जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं कार्बन कंपाउंड्स हैं ये येलो कलर की फ्लेम देते हैं और साथ में ब्लैक कलर का बहुत सारा धुआं भी प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिजल्ट इन द शूटी डिपॉजिट्स ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। तो इसके कारण जो रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, दिस रिजल्ट्स द शूटी डिपॉजिटेड, तो उस पर काली राख जमा हो जाएगी मेटल प्लेट पर। 4.3 एक्टिविटी जो हमने की थी। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ द एयर रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ ये होता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई होती है और इसके कारण सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई न होने के कारण इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इवन द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव द सूटी फ्लेम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनसेचुरेटेड में होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी होता है। जब सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती बर्निंग के लिए तो ये शूटी फ्लेम देता है, मतलब कि धुएं वाली ज्योत बनती है। एंड द गैस और केरोसिन स्टोव यूज एट द होम हैज़ इनलेट्स फॉर द एयर सो दैट द sufficiently oxygen rich mixture is burnt to give the clean blue flame। तो हमारे घर में जो गैस स्टोव यूज़ होता है या फिर केरोसिन स्टोव यूज़ होता है, इसके अंदर अगर जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल बनती है रिच मिक्सचर के लिए तो ये क्लीन ब्लू फ्लेम देता है। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व दैट द बॉटम्स ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैक नीड, और हम देखेंगे कि हमारे जो वेसल्स हैं कुकिंग वेसल्स हैं इसके नीचे वाले हिस्से में बॉटम में ब्लैक नीड आपको देखने मिलेगी। इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी यहाँ पर साधन का इस्तेमाल कर रहे हो गैस स्टोव का या फिर केरोसिन स्टोव का, इसके जो एयर होल्स हैं ये ब्लॉक हो चुके हैं और इसके कारण जो फ्यूल है वो वेस्टेज जा रही है। फ्यूल सच एज द कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। दूसरा कि कोल और पेट्रोलियम के अंदर थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है एंड देयर कंबशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पॉल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट। तो थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट रहे हुए नाइट्रोजन और सल्फर के कारण जब कंबशन होता है तो इसके कारण यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ऑक्साइड ऑफ द सल्फर का और ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन का। कहने का मतलब ये है कि कंबशन के कारण यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं इन्वायरमेंट के।
जिसके कारण इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक हम रखेंगे। कुछ और मज़ेदार जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। वाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम एंड फॉर्मेशन ऑफ द कोल इन पेट्रोलियम किस तरह से होता है, ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार जानकारी के साथ। फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।